हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। कोड है 801 डीडी मेरे प्यार बच्चों, और इस कोड का पेपर आपके एग्जाम में 100 नहीं 110% गारंटी के बनने वाले हैं। मेरे प्यार बच्चों, ये 2025 का वायरल पेपर जरूर से जरूर उन विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिए जो कि 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं। मुझे चाहिए मेरे प्यार बच्चों 95%, हर एक बच्चे का 95% आना चाहिए। इसलिए इस पेपर का पूरा पूरा सोल्यूशन बताया हूं, लेकिन वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, क्योंकि वहां पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आप लोगों को 24 फरवरी को लिखना है। तो किस तरह लिखना है, पूरा सारा प्रश्न मेरे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के दिखाने वाला हूं मेरे प्यार बच्चों। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे के पूरे पेपर को किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करना होगा। पूर्णांक है 70 नंबर, तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। देखिए 3 घंटे 15 मिनट इस पेपर को हल करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए शुरू के यहाँ बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आप इस पेपर को पढ़ लेना, 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। दूसरा बोला है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। इसके बाद तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंडों में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण से काला करें। कहने का मतलब खंडों में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, उनका उत्तर ओएमआर शीट पे देना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ओएमआर शीट पे भी मैंने इन सारे प्रश्नों को उत्तर करके आया, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा प्रश्न अब छाप के आओगे 95% बिल्कुल क्लियर है, कोई रोकने वाला नहीं है आप लोगों को। बस पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लो। इसके बाद है चौथा कि खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कहने का मतलब है मेरे प्यार बच्चों कि जो खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा, उसमें बोला है कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं पांचवा कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न तो 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने तो 2 घंटे के समय निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खंड अ जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। मेरे प्यार बच्चों 5 मिनट में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा करके लेकर आया हूं मेरे प्यार बच्चों। 5 मिनट लगेंगे रंगने के लिए, तुरंत रंग दीजिएगा। बाकी जितना भी समय बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। इसके बाद लास्ट है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। मेरे प्यार से निर्देश पढ़ के मैंने आप लोगों को बता दिया। पेपर यहां से स्टार्ट में आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए पेपर आप लोगों का यहां से सबसे पहले आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है? इसके बाद तब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में है, सबसे पहले आएगा खंड अ। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है? जैसे पहला प्रश्न इसने देखिए बहुत सिंपल पूछा है, उपन्यास के भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है आपके भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का बी, तो आपको ऐसे थोड़ी ट्रिक लगाना, रंगना होगा आपको। ओएमआर शीट पे देखिए, यह ओएमआर शीट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ये ओएमआर शीट है, इसमें देखिए पहला अक्षर डी, ये भी आपका डी। इसका मतलब क्या होता है? पेपर कोड। पेपर कोड का मतलब मेरे प्यारे बच्चों मैंने शुरू में जैसे आप लोगों को दिखाया, पेपर कोड भर लीजिएगा। देखिए 801 डीडी है ना, तो यही डीडी मेरे प्यारे बच्चों मार्क सीरीज होता है। वही मार्क सीरीज वहां पे भरा हुआ था। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को फिर से। देखिए मार्क सीरीज का पहला अक्षर डी था, दूसरा अक्षर डी, तो इसमें डी को मैंने कलर कर दिया, इस वाले में डी को भी मैंने कलर कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थाओं की मोहर लगी हुई रहेगी। यह आपका कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपना सिग्नेचर आप लोगों को करना है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, तो पहले का बी सही है, तो आपको यहाँ पे पहले का बी आपको इस तरह कलर करना होगा। पहले का बी, दूसरे का ए है, तीसरे का मेरे प्यारों आपका बी है, चौथे का ए है, पांचवें का ए है, छठवें का ए है, सातवें का ए है, आठवें का ए है। इसी तरह आप लोगों को पूरा 20 प्रश्नों को रंगना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे प्रश्न को आप लोगों को करा देता हूं, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो अमृत राय जी है। मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे आपके बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव अर्धनारीश्वर के लेखक। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? विष्णु प्रभाकर जी है। पहला वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए क्या है?
गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान की अगर हम बात करें तो शुक्ल युग का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 6 है कि मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके बाद 7वां है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह आपको रंगना है, मैं तो आपको ओएमआर शीट दिखाई दिया हूं, इसी तरह आपको रंगना है। जैसे 8वां रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों? तो वह है आपके रामचंद्र शुक्ल जी। तो 8वें का ए रंगना है, मैंने दिखाया ना जस्ट आप लोगों को, मैं दिखा भी देता हूं। देखिए 8वें का ए, 9वें का तीसरा, 10वें का ए, इसी तरह आपको 20 के 20 प्रश्न इसमें रंगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह रंगना है, बल्कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वहां पे आप लोग रंग लीजिएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए ही है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरे प्यार बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों मेरी असफलता है। कहीं दिख रहा है? बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। 10वां है न्यून में से रीतिकाल की कालावधि है। तो रीतिकाल की कालावधि मेरे प्यार बच्चों सन 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। तो 10वें का ए वाला हो जाएगा। 11वां है हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव तो हास होता है, मतलब पहला वाला। फिर 12वां है कि एक खगन में गए मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग में कौन सा रस है, मतलब किस रस का उदाहरण है? सिंपल, तो ये करुण रस का है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं, सी वाला। इसके बाद राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास मेरे प्यारो जो ए वाला। जहां पे योजक चिन्ह जाए, चिन्ह दिखे, आप समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 ऑप्शन दिया है अग्नि का पर्यायवाची। तो अग्नि का तो अनल भी होता है, आग भी होता है, पावक भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16वां है कि शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है। अब एक के आगे अंडरलाइन कर दिया है, पूछ रहा है कि एक है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो एक जो है मेरे प्यारे बच्चों वो विशेषण है, संख्यावाचक है, पुल्लिंग और एकवचन, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। रूपसी तेरा घन के पास में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो अवश्य सफल होता है। कह रहा वाक्य का सरल वाक्य के रूप में होगा। अगर इसको मैं सरल वाक्य रूप में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति सफल होता है वो अवश्य परिश्रमी होता है। ठीक है, इसके बाद बी वाला है कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। ए वाला है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो अवश्य सफल होता है। डी वाला व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल होता है। मतलब आपको करना क्या है कि ये जो सेंटेंस दिया है इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो सरल वाक्य इसमें 4 में से कौन दिख रहा है? तो परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 19वां क्या है कि आओ अब चलते हैं, वाक्य का भाववाच्य रूप होगा। तो आओ अब चलते हैं, इसको भाववाच्य रूप में अगर व्यक्त करना होगा तो क्या होगा? बी वाला, कि आओ अब चला जाए। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां है कि अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपार में मेरे पास जो उपसर्ग पूछा है, तो अगर मैं तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अधनपार। उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ता है, मतलब बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए पूरा का पूरा मैंने 20 प्रश्नों का उत्तर अभी जस्ट बता दिया, और इसको आपको ओएमआर शीट पे करना है, इतना बात आप याद रखना। 20 मैंने यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारों जो आएगा यहाँ पे खंड ब। क्या है मेरे प्यारों? खंड ब। तो खंड ब के लिए मेरे प्यारों अब इसको भरना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो आप लोगों का फ्रंट पेज आता है इसको आप लोगों को भरना पड़ेगा मेरे प्यारों। देखिए पहला मेरे प्यारों परीक्षार्थी का अनुक्रमांक डाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसी को आपको शब्दों में डालना है। जैसे 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 3 है तो 3, फिर 6, 9, 5, 2, 0, इसको आपको शब्दों में लिख देना है। विषय में हिंदी डालिएगा, प्रश्न पत्र में केवल डालिएगा। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक कोड, पेपर कोड 801 डी था। इसके बाद परीक्षा का दिन, उस दिन सोमवार है। परीक्षा की तिथि 24 तारीख को पेपर है आप लोगों का प्रथम पाली में। केंद्र का नाम, जहां पे सेंटर गया होगा, जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे होगे उसका नाम लिखना है। तो सबका अलग अलग सेंटर जाता है तो अपना लिख लीजिएगा। मैं फिलहाल के लिए अपना चैनल का नाम लिख दिया हूं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, कॉपी को ऐसे लिखना है मेरे प्यार। 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है आप लोगों का। 1 नंबर की अगर हम बात करें तो नहीं काट सकता है। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, तो आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। ठीक है, इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 21 से स्टार्ट है। बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारों जो ये गद्यांश है, गद्यांश देखिए 6 नंबर के लिए पूछा है ना। 2 गद्यांश दिया है, एक ये वाला दिया है, कह रहा है कि ये वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपका नीचे वाला भी दिया है। दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन आप दोनों में से कौन करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फिलहाल के लिए देखिए कैसे करोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालोगे। इसके बाद मेरे प्यार जो संकेत डालोगे। संकेत का मतलब होता है कि इन दोनों में से कौन आपने किया है। तो संकेत में लिखा है आपने कुसंग का जोर डॉट 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 उठाती जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यार जो यहाँ पे देखिए कुसंग का जोर डॉट 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 उठाती जाएगी, मतलब आपने ये वाला किया है। तो ऐसे आप हिंट बना के लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है संकेत पे।
इसके बाद मेरे प्यार जो प्रश्न पढ़ेंगे, ए वाला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब कि पाठ और लेखक का नाम लिखना है, मतलब संदर्भ लिखना है। 2 नंबर एग्जाम इस पे देगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का, देखिए ऐसे सेम यही पेपर आएंगे, ऐसे ही छाप के आना आपको। तो ए वाला संदर्भ डालिएगा, लिखिएगा प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जो जो मेन मेन वर्ड है उसको ब्लैक पेन से लिखेगा, जैसे मैं लिखा हूं सेम वैसे आप लोगों को लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका व्याख्या करना है कि मतलब कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्विति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां तक दिया है ना, इसका आपको क्या करना है मेरे प्यार, जो व्याख्या करना है। तो व्याख्या कैसे करोगे, देखिए आप डालोगे बी वाला हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। बस इसी तरह कंप्लीट हो गया आप लोगों का आंसर। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए ये पेज आपका भर गया, तो यहाँ पे आप पीटीओ लिख दीजिएगा जरूर से। पीटीओ को तो होता है पेज टर्नओवर, पीटीओ का मतलब पेज टर्नओवर। अब इधर आपने आंसर लिखा हुआ है। चलिए देखिए तीसरा का क्या है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है ना। तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखेंगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ये तीसरे का आंसर हो गया कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो इसी तरह आप लोगों को करके आना है, पहला वाला कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22वां, क्योंकि 21वां में एक ही करना था मैंने कर दिया। 22वां है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर के लिए पद्यांश है और पद्यांश यहाँ पे आपका पहला वाला दिया है, ये नहीं करना चाहोगे तो अथवा करके आपका नीचे वाला दिया है। 2 दिया हुआ है मेरे प्यार जो, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको देखिए मैंने चरण कमल बंदो वाला किया है, ये ऊपर वाला कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरिलय हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गंगू पुनि बोले रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो थी पाई। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर इससे मिलेगा। तो लिखेंगे कैसे, पहले डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22 ऐसे डालिएगा, फिर संकेत में लिख दीजिएगा चरण कमल बंदो डॉट डॉट तिही पाई, मतलब शुरू के 2 वर्ड लास्ट के 2 वर्ड, उससे एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा हिंट, ठीक है। फिर पहला वाला प्रश्न कर रहे हैं मेरे पास, जो संदर्भ हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा संदर्भ कैसे लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। मतलब सूरदास जी लिखे हुए हैं, सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है पद शीर्षक से, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें प्रसंग भी लिखना होता है, तो प्रसंग आप लिखोगे कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। एक लाइन छोड़ के प्रसंग लिखोगे। इसके बाद मेरे प्यार जो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ोगे। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यार को, देखिए अगला प्रश्न है बी वाला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर इसमें मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि बहिरे सुने गंगू पुनि बोले रंग चले श्री छत्र धराई, ये 2 लाइन का आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या देखिए आप डालोगे बी, फिर व्याख्या हेडिंग डालोगे। अब व्याख्या हेडिंग डालने के बाद लिखोगे क्या कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव जो है बहुत व्यापक है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण 12 व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा जो है पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण की चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। यह मेरे प्यार से उसका व्याख्या हो गया, ठीक है। एक प्रश्न और आपको करना होगा जो कि नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, मतलब किस अलंकार का प्रयोग किया गया। तो आप एक लाइन छोड़कर यहाँ पे सी डालिएगा, फिर अलंकार हेडिंग डाल के लिखिएगा कि चरण कमल में रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश तथा अन्यत्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। चलिए ये भी प्रश्न आप लोगों को ऐसे ही करना है। प्रश्न 22 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो देखिए पहले डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 23। अब इसमें भी मेरे प्यार चौदह दिया है, क्या बोला है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश है, संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए पूछा गया हुआ है। तो अब इसमें भी 2 है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति वाला और अथवा करके ये वाला दिया, दोनों में से कौन, तो मैं ऊपर वाला बता देता हूं। तो सबसे पहले आप संकेत डालोगे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति डॉट डॉट करित, तो उसे हिंट से मालूम चल जाएगा कि आपने दोनों में से कौन किया है। फिर आप डालोगे संदर्भ,
ठीक है, संदर्भ डालकर लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आप प्रसंग एडिट डालिएगा, लिखिएगा इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों नीचे तब डालिएगा हिंदी में अनुवाद, फिर इसका अनुवाद कीजिएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और साहित्य का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में कराया। कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। देखिए प्रश्न नंबर 24वां क्या है। प्रश्न नंबर 24 बोला है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का पद्यांश है 5 नंबर के लिए। तो देखिए हमने डाला है प्रश्न उत्तर संख्या 24। ठीक है, संकेत में सर्वे भवन्ति भवता वाला, मतलब मैंने ये वाला अथवा वाला किया है कि सर्वे भवन्तु फिर लास्ट में दुख भाग भवेत, तो ये हो जाएगा सर्वे भवन्तु फिर भवत लास्ट वाला, तो ताकि मालूम चल जाएगा मेरे प्यारे कि आपने कौन सा किया है। चलिए तो पहले उसका संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग संदर्भ डालिए, लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा प्रसंग कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। तो प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। अब हम नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे इसका अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। ऐसे आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर यहाँ पे 25वां। देखिए प्रश्न नंबर 25वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न नंबर 25वां जो है खंड काव्य है। तो खंड काव्य तो मेरे प्यारे बच्चों वैसे भी जिला वाइज जाता है। बोला है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर के लिए खंड काव्य आता है। तो खंड काव्य ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स होता है कि आप किस जिले से बिलोंग करते हो, तो आपके जिले में कौन सा आता है वही करना होगा। तो वैसे देखिए मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जैव सुभाष है, मातृभूमि है, फिर कर्ण दिया गया है, करमवीर दिया गया है, इधर देखोगे तो तुमुल दिया गया है, इतने सारे हैं। ठीक है, लेकिन आपके जिला में जो पूछा जाएगा मेरे प्यार जो वही आपको करना है, कोई दूसरा करोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। फिलहाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्न नंबर 25वें का मैंने क वाला कर दिया है, मुक्ति दूत का। देखिए ऐसे डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या 25 उसका मैंने क का दूसरा किया है। उसमें भी 2 ऑप्शन देता है ना, जैसे क में उसमें 2 बोला है। पहला वाला कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, या तो दूसरा बोला है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का क्वथनांक अपने शब्दों में लिखे। तो मैंने दूसरा किया हुआ है, तो ऐसे आप क का दूसरा कर लीजिएगा। तो जितने बच्चे मुक्ति दूत जिनके डिस्ट्रिक्ट में आता है वो क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, वो इस तरह आप लोग लिखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं क्या ही पढ़ूं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, जिसका आता होगा मुक्ति दूत वो ऐसे ही लिखेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक मुक्ति दूत का लिखा है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इधर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं पूरा का पूरा दिखा देता हूँ, यहाँ तक है, इसके नीचे और मैं दिखा देता हूँ। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ले लिया है ताकि आपको मालूम चल पाए कैसे लिखना है। अब आ गया ये मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 26। अब ये जीवन परिचय आप लोगों का आ गया। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 26वां क्या है मैं दिखाता हूं आप लोगों को। तो यह है प्रश्न नंबर 26 का क कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बताया हूं। तो लिखोगे कैसे, प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क का भी तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग बनाओगे, लिखोगे। देखो यहाँ पे संक्षिप्त परिचय जरूर से जरूर लिख देना, जैसे जन्म कब हुआ 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु जो हुआ था 2 फरवरी 1941 में, रचनाएं उनकी जो महत्वपूर्ण है चिंतामणि, रस मीमांसा। ठीक है, यहाँ पे कामा लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा मेरे प्यार जो कैसे देखिए, लिखिएगा हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनज्ञ थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और उन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण यह आगे नहीं पढ़ सके।
ठीक है। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। ठीक है। इसके बाद लिखिएगा आगे कि अतः यह मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि का रचना की और कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद वह हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का यह दिग्गज साहित्यकार 2 फरवरी सन 1941 को उनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद प्रमुख रचनाएं लिख दीजिएगा। चिंतामणि, भागवन भागदू उन्होंने ये लिखा है। त्रिवेणी, सूरदास, विचार विधि, इतनी सारी प्रमुख रचनाएं इनका लिख दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अब ये जो है कवि का जीवन परिचय है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे इसमें पेपर में 26 का ख दिया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। 5 नंबर यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद, महाकवि सूरदास। तो महाकवि सूरदास जी का मेरा लिखा हुआ है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख का तीसरा महाकवि सूरदास। ठीक है। संक्षिप्त परिचय में लिख दीजिएगा। जन्म 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रूनकता। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार जो पिता की अगर हम बात करें तो पंडित रामदास सारस्वत, मृत्यु 1583, रचना सूरसागर, साहित्य लहरी। ठीक है। इसके बाद जीवन पर हेडिंग बना के लिखिएगा यहाँ पे कि सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पे हुआ। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास का जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें स्वचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद लिख दीजिएगा कुछ लाइन इधर कि बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास की मृत्यु 1583 में गोवर्धन के पास स्थित पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि। हो गया यह भी प्रश्न। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 27 बोला कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। तो जो इस पेपर में ना आया कोई श्लोक लिखना है 2 नंबर के लिए। तो देखिए श्लोक आप कैसे लिखोगे, डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 27। अब मेरे प्यार जो देखो एक ही श्लोक, इसने में क्या है 2 श्लोक मैंने लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। एग्जाम में एक ही श्लोक आपको लिखना है, इतना याद रखिए। बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, ये पहला श्लोक है। दूसरा सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आपको बताना फिर से चाहूंगा कि दोनों में से कोई एक ही मेरे प्यार बच्चों आप लोगों को लिखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर 28 है। 28वां प्रश्न क्या है मेरे प्यार बच्चों उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 28 है, मैं पढ़ता हूं। बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब मेरे प्यारों जो 4 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन मैंने चारों प्रश्नों का उत्तर लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना फिर से चाहूंगा कि जब पेपर देने जाइएगा तो 2 ही लिखिएगा। मैंने तो 4 आप लोगों को बताने के लिए लिखा है कि ताकि याद हो जाएगा। तो चारों का उत्तर मैंने यहाँ सीरियल बाय सीरियल लिख दिया है। जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। ठीक है। 29वां देखिए क्या है। 29वां मेरे प्यार से निबंध होगा। बिल्कुल है। देखिए 29वां में क्या पूछा है। बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर दिया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बढ़ती जनसंख्या, कारण और निवारण। तो मैंने प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे लिखा है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 29 का तीसरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान ऐसे लिखना है। 7 नंबर का तो इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। पहले आप रूपरेखा हेडिंग बनाएंगे। रूपरेखा हेडिंग बनाने के बाद लिखेंगे पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार। ठीक है। इसके बाद समस्या तथा समाधान, फिर उपसंहार। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारों जो पहले हेडिंग आप डालोगे प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद लिखोगे कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस संतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाय हो जाएगा और पता नहीं मानव जीवन होगा भी या नहीं। इसके बाद दूसरा हेडिंग रहेगा प्रदूषण का अर्थ। लिखिएगा कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए हानिकारक है।
ठीक है। इसके बाद तीसरा डालेगा प्रदूषण के प्रकार, लिखिएगा मुख्य रूप से प्रदूषण जो है मेरे प्यारे बच्चों चार प्रकार के हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में होगा यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। ठीक है, लिखिए खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, ओजोन परत का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों डालिएगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण लिखिएगा उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आप लिखोगे तीसरा। तीसरा है मेरे पास जो मृदा प्रदूषण। तीसरा मृदा प्रदूषण है, इसमें लिखिएगा कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होती हैं। इसके बाद चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के उन उपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का आवाज, लाउड स्पीकर का कर्णभेदक ध्वनि आदि यह सब प्रदूषण होता है। इसके बाद चौथा है प्रदूषण की समस्या। लिखिएगा प्रदूषण के कारण मानव की स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? इसके बाद अगली हेडिंग क्या रहेगी? देखिए अगली हेडिंग डालिएगा प्रदूषण का समाधान। लिखिएगा प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। क्लियर है? इसके बाद है लास्ट उपसंहार। उपसंहार में लिखिएगा कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने का आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। ठीक है, यहां तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इतना लिखोगे तब 7 नंबर मिलेगा। अब प्रश्न तीसवा और लास्ट है प्रश्न इस पेपर का मेरे प्यार जो तीसवा है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है कि आपकी बहन कस्बे से पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, तो नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके द्वारा उस पत्र में समझाइए। 4 नंबर के लिए तो मैं यही किया हूं। प्रश्न उत्तर संख्या 30वां का अथवा वाला। ठीक है, क्या है मेरे प्यार चो? सबसे पहले आप एड्रेस लिखिए C40 मथुरा रोड न्यू दिल्ली। इसके बाद यहाँ पे डेट में मेरे प्यार चो लिख दीजिएगा, कुछ भी डेट आप लिख सकते हो। लिखिएगा प्रिय बहन मृणाल बहुत प्यार। लिखिएगा यहाँ पे कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी, ठीक है, परंतु व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई। आशा करती हूँ तुम वहां भली प्रकार से होगी। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि तुम्हें तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का सुनहरा मौका मिला। ईश्वर से यह कामना करती हूँ कि जिस प्रकार तुम इतने छोटे स्थान से निकलकर बड़े शहर में जा सकी हो, उसी प्रकार जीवन में आगे भी उन्नति करो। यह बात कभी मत भूलना कि वहां जाने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है मृणाल। विद्यार्थी जीवन पढ़ने लिखने के लिए होता है, पढ़ने लिखने के लिए होता है। यहाँ समय होता है जब अपनी भविष्य की नींव रखते हैं। आशा करती हूँ तुम मेरे इस पत्र को गंभीरता से लोगी और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओगी। क्लियर है? फिर तुम्हारी बड़ी बहन बस ऐसे लिख दीजिएगा। पूरा का पूरा इस पेपर का सोल्यूशन मैंने इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे मेरे प्यारों लिख के दिखा दिया। सेम ऐसे आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारों। पूरा फॉर्मेट मैंने बता दिया कैसे आप लोगों को लिखना है और इस पेपर को तैयार कर लेना मेरे प्यारों। 95% चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।